हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कारपोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरराइटिंग होता क्या है? अंडरराइटिंग जो है एक एग्रीमेंट है जो कि कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में होता है। वो एग्रीमेंट कि अगर कंपनी के जो शेयर्स या डिबेंचर्स जो वो पब्लिक को ऑफर कर रही है कंपनी, अगर पब्लिक उन्हें सब्सक्राइब नहीं करती तो बाकी के जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं, मतलब थोड़े सब्सक्राइब करती है, जो बैलेंस होगा दे विल बी टेकन अप बाय द अंडरराइटर्स। जो बैलेंस के शेयर्स और डिबेंचर्स हैं वो क्या करेगा? अंडरराइटर खुद सब्सक्राइब करेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर फुली सब्सक्राइब हो जाएंगे, क्योंकि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। अगर कंपनी वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती है तो कंपनी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। तो इस रिस्क से बचने के लिए कंपनी क्या करती है? अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करती है टू फुली सब्सक्राइब द शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो फर्स्ट इज कंप्लीट अंडरराइटिंग। कंप्लीट अंडरराइटिंग होती है जिसमें कंपनी का होल इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स इज अंडररिटन बाय द अंडरराइटर्स। होल इशू मतलब अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं तो सारे के सारे जो हैं अंडरराइटर्स ने अंडरराइट कर लिए, तो इसे ये कहा जाएगा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्लीट अंडरराइटिंग। ठीक है जी। ज़रूरी नहीं कि इसमें जो अंडरराइटर है वो इंडिविजुअल हो, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है जी। बट जो कंपनी के शेयर्स हैं वो फुली अंडरराइट होते हैं। हाँ जी, अगर कंपनी के फुली शेयर्स अंडरराइट नहीं होते, उसका एक पार्ट अंडरराइट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पार्शियल अंडरराइटिंग कहते हैं। जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए और अंडरराइटर ने सिर्फ 80,000 शेयर्स ही अंडरराइट किए, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे पार्शियल अंडरराइटिंग कहा जाएगा। हाँ जी, फर्म अंडरराइटिंग क्या है? जिसमें जो अंडरराइटर्स हैं वो अंडरराइट करते हैं कि हमने इतने शेयर्स तो कंपनी के लेने ही लेने हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब करने हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अंडरराइटर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि उनकी जो कंडीशन है पहले वो पूरी की जाए। ठीक है। तो फर्म अंडरराइटिंग वो अंडरराइटिंग है जिसमें अंडरराइटर ने एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स लेने ही लेने हैं। कितने नंबर ऑफ शेयर? जितने उसने एग्रीमेंट किया है कंपनी के साथ। अगर कंपनी के शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते इवन देन उनको वो शेयर्स लेने ही पड़ते हैं। ठीक है। दैट इज नोन एज फर्म अंडरराइटिंग। हाँ जी, नेक्स्ट है सिंडिकेट अंडरराइटिंग, जिसमें किसी एक कंपनी के जो शेयर्स इशू किए गए हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। एक इंडिविजुअल अंडरराइटर वो सारे शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसमें क्या है, कुछ एजेंसीज मिलके, 2 या 2 से ज़्यादा एजेंसीज मिलके शेयर्स को क्या करती हैं? अंडरराइट करती हैं, तो उसे सिंडिकेट अंडरराइटिंग कहा जाता है। हाँ जी, सब अंडरराइटिंग है कि जब किसी एक अंडरराइटर ने कोई शेयर सब्सक्राइब किए तो उसका बिजनेस ज़्यादा बढ़ गया, उसको लगा कि मैं सारे हैंडल नहीं कर सकता, तो जितनी उसने अंडरराइटिंग किया उसका एक पार्ट वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसे सब अंडरराइटिंग कहते हैं। या वो अपने जो है अपने लिए सब अंडरराइटर अपॉइंट करता है और एक पार्ट जो है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसको सब अंडरराइटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा थ्योरी का ही क्वेश्चन बनता है ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अंडरराइटर। तो पहली जो उसकी ऑब्लिगेशन है, टू अबाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। तो अंडरराइटर की ड्यूटी बनती है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को पूरा करे। ठीक है। तो उसको कैसे? ही हैज़ टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी, डिग्निटी एंड फेयरनेस। ठीक है। तो अपनी जो डीलिंग है उसमें
फेयरनेस और डिग्निटी का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और उसको किसी भी तरह के मिस रिप्रेजेंटेशन उसे नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी चाहिए किसको, अंडरराइटर को, ठीक है। मतलब पूरा काम उसने अपने बड़े अच्छे जो है वे से करना है, बड़ी ईमानदारी से करना है, ठीक है। जब भी उसने किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना है तो एग्रीमेंट में उसने इन सब बातों का ध्यान रखना है। हाँ जी, सबसे पहला कि कितनी देर के लिए, पीरियड ऑफ द एग्रीमेंट, कितनी देर के लिए एग्रीमेंट किया गया है। सेकंड, कितनी अमाउंट का उसका ऑब्लाइगेशन है। थर्ड, द पीरियड, उस पीरियड का भी उन्होंने डिसीज़न पहले ही लेना है, जितनी देर के अंदर अंदर उसको अपने शेयर्स सब्सक्राइब करने ही करने हैं, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ कमीशन भी उसने शुरू में ही डिसाइड करनी है, ठीक है। इसके अलावा कि उसने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए, कहने का मतलब है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस कैसे पूरे करेगा। फोर्थ, नेक्स्ट उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट से किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं लेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट वो नहीं लेगा, ठीक है जी। देन वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, ही विल मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अगर किसी भी तरह का रिकॉर्ड है तो वो भी वो मेंटेन करेगा। इसके अलावा वो एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर जो है अपॉइंट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करेगा, जो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, ठीक है जी। भी किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनको तो नहीं मतलब तोड़ा गया तो वो देखेगा, ठीक है। बोर्ड के आगे, बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आगे वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो कि ज़रूरी है, ठीक है। देन वो इंश्योर करेगा जो कारपोरेट पॉलिसीज़ हैं बिल्कुल सही हैं, ठीक है। टू इंश्योर गुड कारपोरेट पॉलिसीज़ एंड कारपोरेट गवर्नेंस इज़ इन प्लेस, ठीक है जी। तो इसके अलावा कि वो सारा जो भी कर रहा है काम वो सुपरवाइज कर रहा है डिलीजेंटली, डिलीजेंटली का मतलब बड़े ध्यान से वो सारा सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है जी। तो ये भी उसने इंश्योर करना है, ठीक है जी। देन वो किसी तरह का फॉल्स मार्केट क्रिएट नहीं करेगा, नॉट टू क्रिएट फॉल्स मार्केट, ना ही वो फॉल्स मार्केट क्रिएट करेगा, ठीक है जी। प्राइस रिगिंग नहीं करेगा, अनपब्लिश्ड प्राइस आगे पास नहीं करेगा, मींस किसी भी तरह से वो पब्लिक को मतलब मिस रिप्रेजेंट करके शेयर सब्सक्राइब करने के लिए जो है मोटिवेट नहीं करेगा, जो भी करेगा वो सही तरीके से करेगा। हाँ जी, फंक्शंस ऑफ अंडरराइटर, सबसे मेन काम जो अंडरराइटर का है वो है कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को ये होता है कि हमारे शेयर सब्सक्राइब होंगे कि नहीं होंगे, उसमें बहुत बड़ा रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है। तो जो अंडरराइटर्स हैं वो क्या करते हैं, उस अनसर्टेनिटी को कवर करते हैं, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट आ गया कि जो अंडरराइटर्स होते हैं उनको पूरी नॉलेज होती है कैपिटल मार्केट की, ठीक है। उनको कैपिटल मार्केट की नॉलेज होती है तो वो बड़े आराम से इन्वेस्टर्स को मतलब बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर्स उनको सब्सक्राइब करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, तो वो उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। आप कोई नया एंटरप्राइज है, ठीक है, जिसकी मार्केट में कोई पहचान नहीं है, बट उसने अंडरराइटर्स के साथ एग्रीमेंट किया है तो उनको फाइनेंस की भी ज़रूरत है, तो अंडरराइटर उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पब्लिक नहीं इनके शेयर सब्सक्राइब करती तो अंडरराइटर्स करते हैं, तो इस तरह से उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। ये इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस
भी बहुत होता है। किसमें? अंडरराइटर्स में। कॉन्फिडेंस तभी होता है अगर उन्होंने पहले भी अच्छी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करवाए हैं, तो उस केस में ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बना के रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे कंपनी ने शेयर इशू किए, कंपनी को बड़ा रिस्क है भी लोग शेयर्स लेंगे कि नहीं लेंगे, तो उस केस में ये फंड्स की अवेलेबिलिटी जो है देते हैं किसको? कंपनी को। ठीक है। देन ये जोग्राफिकली ऐसे नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोग ही कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो ये जोग्राफिकली जो है डिस्पर्जल करते हैं। क्या करते हैं? जोग्राफिकल डिस्पर्जल ऑफ सिक्योरिटीज़ भी करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अंडरराइटर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। जब भी कोई कंपनी अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करती है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हमने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। ठीक है जी। वो डिस्क्लोज़र कहाँ कहाँ होगा? एक तो प्रोस्पेक्टस में होगा। जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो उसमें डिस्क्लोज करेगी कि हमने अंडरराइटर जो है अपॉइंट किया है। ठीक है। देन कितनी अमाउंट पे किया उसको भी डिस्क्लोज करना है। सम्स पेबल उसको भी डिस्क्लोज किया जाएगा। बोलो क्लियर है? तो इस तरह से हमने थ्योरी जो थी इसकी मेन मतलब मीनिंग हो गया, ऑब्लाइगेशंस हो गए, फंक्शंस हो गए, टाइप्स हो गए, तो ये इसकी मेन थ्योरी है। ठीक है जी। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है अंडर राइटिंग में, वो है मार्क्ड एप्लीकेशंस एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है। जब भी कंपनी अंडरराइटर के थ्रू अपने शेयर्स इशू करती है, पब्लिक इशू करती है थ्रू अंडरराइटर्स, तो अंडरराइटर्स जो हैं, ठीक है, जितने भी कंपनी के शेयर्स के लिए अब शेयर्स के लिए अप्लाई करना है तो उसकी कोई एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना, उस फॉर्म पे वो वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे अंडरराइटर की स्टैंप लगती है। ठीक है। अंडरराइटर की वहाँ पे स्टैंप लगाई जाती है। अब जब वो फॉर्म्स अप्लाई होते हैं, कंपनी के पास एप्लीकेशंस पहुँचती हैं थ्रू फॉर्म्स, तो अगर तो उस एप्लीकेशन फॉर्म पर अंडरराइटर की स्टैंप लगी हुई है तो उसे मार्क्ड एप्लीकेशन कहा जाएगा। अगर स्टैंप नहीं लगी हुई, ठीक है, बट एप्लीकेशन हमारे पास पहुंच चुकी है, तो उसे अनमार्क्ड एप्लीकेशन कहा जाएगा। मार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन जिस पे अंडरराइटर की स्टैंप लगी होती है। इट मीन्स कि वो एप्लीकेशन थ्रू अंडरराइटर्स आई है। दूसरी भी हो सकता है अंडरराइटर के थ्रू आई हो बट वहाँ पे स्टैंप नहीं लगी है, तो उसे अनमार्क्ड माना जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट हम कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज किस तरह से करेंगे। तो पहला केस है कंप्लीट अंडरराइटिंग का। तो अब कंपनी की बुक्स में कंप्लीट अंडरराइटिंग के केस में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कुछ शेयर जो है पब्लिक सब्सक्राइब करती है। ठीक है जी। तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ठीक है, ये वो शेयर्स हैं जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए। अब जो बाकी बचे शेयर्स हैं वो कौन लेगा? अंडरराइटर लेगा। तो अंडरराइटर हमें कैश तो नहीं देगा, तो हम अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, टू शेयर कैपिटल करेंगे, क्योंकि हमने उसको एक तरह से नए शेयर्स इशू करके दिए हैं। ठीक है। अब हमने उसको कमीशन भी देनी है, कमीशन पे करनी है, तो हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस होगा। तो हम क्या करेंगे? अंडरराइटर्स कमीशन को डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे? अंडरराइटर को करेंगे। डेबिट हम किसको करेंगे? कमीशन को करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे? अंडरराइटर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब हमने अंडरराइटर से अमाउंट रिसीव भी करनी है, अंडरराइटर को पे भी करनी है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा अल्टीमेट ज़्यादातर ये रिसीव की अमाउंट आती है, क्योंकि वो जो शेयर सब्सक्राइब करता है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर पे का हुआ तो अंडरराइटर टू बैंक कर देंगे, बट ज़्यादातर हम उससे बैलेंस रिसीव करने की ही एंट्री डालेंगे। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। अब अंडरराइटर अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा? ठीक है। अंडरराइटर जो है
उनकी बुक्स में एंट्री होगी। सबसे पहले उसने शेयर्स लिए, ठीक है, तो एंट्री होगी शेयर्स इन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंपनी अकाउंट, ठीक है। उसने कंपनी को जो है अमाउंट पे करनी है तो उसने कंपनी को क्रेडिट किया। अब जब उसकी कमीशन ड्यू हुई, जब उसकी कमीशन ड्यू हुई तो ये लिखेगा कंपनी को ये डेबिट करेगा। क्यों डेबिट करेगा? क्योंकि इससे कंपनी से पैसे लेने हैं। कंपनी अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन। पॉइंट क्लियर? तो ये आ जाएगा अंडरराइटिंग कमीशन। अब हमने जो पेमेंट है, देखो यहाँ उसने कंपनी को पे करना है, यहाँ रिसीव करना है, तो हम ये मान रहे हैं कि वो कंपनी को पैसे देगा। क्यों? क्योंकि जो शेयर्स की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, कमीशन की वैल्यू कम होगी। तो एंट्री आएगी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कई बार क्या होता है, जी इसने शेयर्स परचेज किए, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू कम होती है तो लॉस आएगी तो P&L को डेबिट करेगा और शेयर्स इन कंपनी को क्रेडिट कर देगा। क्यों क्रेडिट कर दिया? क्योंकि इसकी वैल्यू कम होगी। वो कहाँ चली गई? उसको हमने P&L में डाल दिया। हाँ जी, हम इसकी एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। कंपनी इशूज 50,000 डिबेंचर्स, होल इशू इज अंडर रिटन बाय एक्स एंड कंपनी। उसको हमने कमीशन कितनी देनी? 2%। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 47,000। अब 3,000 जो रहेगी कौन लेगा? एक्स एंड कंपनी लेगी। ऑल द एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड, गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो इन द कंपनी हमने जर्नल एंट्री, हाँ जी, फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल आएगी? जो हमने पब्लिक को इशू की और पब्लिक ने सब्सक्राइब की है। 47,000 शेयर्स हैं, 4,70,000 आ गया, ठीक है। अब जो इसको 3,000 शेयर्स हम एक्स एंड कंपनी को टेक ओवर करने पड़े। एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी, कितने शेयर्स देने पड़े इसको? 30,000 शेयर्स, ठीक है जी। अब जो कमीशन बनती है, कमीशन कितनी आएगी? 50,000 इंटू 10 इंटू 2%, ठीक है। तो 10,000 क्या आ गई? कमीशन आ गई। तो कमीशन की एंट्री क्या होगी? कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, टू एक्स एंड कंपनी। अमाउंट इज 10,000। अब देखो एक्स एंड कंपनी को पे करने 30,000, रिसीव करने 10,000, तो ये क्या कंपनी एक्स एंड कंपनी से लेने हैं 30,000, उसको पे करने हैं 10,000। तो कंपनी जो है वो एक्स एंड कंपनी से कितनी अमाउंट रिसीव करेगी? कंपनी हमेशा रिसीव करेगी, क्योंकि कमीशन नहीं उतनी होती जितने वो शेयर सब्सक्राइब करते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आएगा, एक तो आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल। कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है? दैट इज़ 5 लाख रुपीज़, ठीक है जी। और उधर एसेट साइड आ जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट्स, जिसमें कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स आ जाएगी। दैट इज़ कितनी अमाउंट? 10,000, ठीक है। और देन आ जाएगी कैश। कैश देखो पब्लिक से सब्सक्राइब हुआ 4,70,000, 20,000 एक्स एंड कंपनी ने दिया, तो ये हो गया 4,90,000। तो बोथ साइड्स आर इक्वल। इस तरह से हम बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अंडरराइटिंग बहुत इजी चैप्टर है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ करना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। हमेशा खुश रहें। थैंक यू।